जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी। तो आज हम आरबीसी के बारे में जानेंगे। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है नाम? रेड ब्लड सेल। तो अभी तक हम अपने पिछले वीडियो में ये जाने कि रुधिर के दो भाग होते हैं, ब्लड के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है प्लाज्मा, जो कि रक्त का 55 से 60% होता है, और एक होता है ब्लड सेल। ठीक है, क्या होता है? एक होते हैं रक्त कणिकाएं, जो होती हैं 40 से 45% तक। तो अभी तक हम लोग ये जाने कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हल्का पीला होता है, और वह पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा पूरी तरह से पीला नहीं होता है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि प्लाज्मा पीला होता है, तो नहीं, प्लाज्मा हल्का पीला होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में ये जाने कि रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। मतलब कि 7.3 से 7.5, और वैसे मोटी मोटा 7.4 ही माना जाता है। ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में ये जाने कि पीएच मान में 7 से ऊपर जो होते हैं वो क्षारीय, और जो 7 के नीचे होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो ये हो गई पिछली वीडियो के बारे में बात। अब हम जानेंगे रक्त कणिका के बारे में। तो रुधिर का मोटी मोटा जान लीजिए कि रुधिर के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल। तो अब हम लोग जानेंगे ब्लड सेल के बारे में। तो ब्लड सेल को हिंदी में रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो रक्त कणिकाओं के भाग। तो अब रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड सेल 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला है लाल रक्त कणिका, जिसे आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। दूसरा भाग है उसका श्वेत रक्त कणिका। तो श्वेत रक्त कणिका को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल। और तीसरा भाग है रक्त बिंबाणु, जिसे हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये जान गए कि ब्लड सेल के 3 भाग होते हैं। ब्लड सेल के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तो हम अगले वीडियो में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में केवल आरबीसी के बारे में जानेंगे, लाल रक्त कणिका के बारे में। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि आरबीसी क्या होता है। ठीक है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और पूरी जानकारी या सही जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो अब हम जानते हैं, शुरू करते हैं आरबीसी के बारे में। तो लाल रक्त कोशिका, जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है, तो आरबीसी रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। तो क्या है ये? प्रमुख कोशिका है, और संख्या में सबसे बड़ी है। ये क्या है? संख्या में सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा संख्या होती है इसकी। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। यह रुधिर का पूरा कितना होता है? 40% भाग। यह रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह रीढ़धारी मतलब कशेरुकी, ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो क्या होता है? यह रीढ़धारी
ठीक है। कशेरुकी जंतुओं के श्वसन अंगों, यहाँ श्वसन अंगों कहा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये फेफड़े को दर्शा रहा है। तो श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर, ठीक है। अगर आपको श्वसन तंत्र के बारे में जानना है तो हमारे आई बटन पर आपको श्वसन तंत्र के बारे में वीडियो दिख रहा होगा। तो ये श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न मतलब अलग अलग अंगों, ठीक है, जैसे हाथ पैर, ये क्या है, अंगों में ऑर्गन्स कहते हैं, तो अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। ठीक है, यह सबसे सहज मतलब कि बहुत ही आसानी से ये ऑक्सीजन को पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ठीक है, आइए दूसरा जाने, लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, ध्यान दीजिएगा, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, दोनों सही है, जो आपको सही लगे। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे एरिथ्रोसाइट लिखा मिल जाएगा आपको, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये क्या है, आरबीसी का, ये क्या है, इसे ऐसे कर दे रहे हैं, इसे काट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट या एरिथ्रोसाइट। इसको मिटा दें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख लेंगे 2 बार तो आपको दिक्कत होगा। तो इसे कहीं कहीं एरिथ्रोसाइट मिल जाएगा, कहीं कहीं इरिथ्रोसाइट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और इसका खोज किसने किया, आरबीसी का खोज किसने किया, एंटोनी लुएनहॉक ने की। तो आप लोग समझ गए ना कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, और आरबीसी का खोज किसने किया, कोई पूछे तो एंटोनी लुएनहॉक ने की। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, यदि एक व्यक्ति स्वस्थ है, उसे कोई रोग अगर नहीं है, उसका शरीर का वजन और हाइट वगैरह सब ठीक ठाक है, तो उसके शरीर में क्या होगा, मनुष्य में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आरबीसी की संख्या पुरुषों में, ये तो हो गया पूरे मनुष्यों के बारे में। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरे मनुष्य, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों के लिए है। लेकिन अब हम देखेंगे अलग अलग। तो आरबीसी की संख्या पुरुषों में 5.5 × 10⁶ प्रति घन मिलीमीटर, वह महिलाओं में 5.2 × 10⁶ प्रति घन मिलीमीटर, 3% की दोनों में अंतर है। तो पुरुषों में आरबीसी ज़्यादा पाया जाता है और महिलाओं में आरबीसी कम पाया जाता है, इससे ये पता चलता है। अब आइए आगे देखते हैं, अधिकतर स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, स्तनधारियों, यदि आप स्तनधारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे आई बटन पर जाकर स्तनधारियों के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, अधिकतर स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलते हैं, मतलब कि स्तनधारी का मतलब ये होगा जो वह जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाए। ठीक है, पक्षियाँ तो पिलाती नहीं हैं, आप जानते होंगे, तो जो भी अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसे स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है, परंतु मतलब ये अपवाद स्वरूप है। तो परंतु ऊंट, जिराफ, लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मतलब कि जितने धरती पर स्तनधारी हैं लगभग सभी में केंद्रक क्या होता है, लगभग सभी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप ये 3 स्तनधारी हैं, जैसे ऊंट, जिराफ, लामा, ये
इनके क्या है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सारे स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है, लेकिन इन तीनों स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, तथा इनकी आकृति उभयावतल, जिसे अंग्रेजी में बाइकोनकेव कहते हैं। तो क्या होता है, जो आरबीसी की जो आकृति होती है वो कैसा होता है, इनकी आकृति उभयावतल होता है, अंग्रेजी में बाइकोनकेव, ठीक है, होती है। तो हम मोटी मोटा आपको बता दें, आप लोग मीठा में पेड़ा जानते हैं, पेड़ा, ठीक है, पेड़ा जो होता है उसके आकृति जैसा होता है। ठीक है, जैसे कि ये सेट का बटन है, देखिए ये क्या है, ये गोला है, लेकिन बीच में क्या होता है, ये पचका हुआ होता है। तो क्या होता है, ये इस बटन की तरह होता है, जैसे गोला है और बीच में पचका हुआ होता है। तो पेड़े की आकृति का होता है, या उभयावतल, या आप अंग्रेजी माध्यम है तो बाइकोनकेव, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, अंग्रेजी में बोन मैरो में होता है। इस जो आरबीसी होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, हिंदी में कहे तो अस्थि मज्जा और अंग्रेजी में कहे तो बोन मैरो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि अस्थि मज्जा को आपको याद रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा है कि अस्थि मज्जा में सारे ब्लड बनते हैं, ठीक है, सारा जो जितना भी ब्लड होता है सब अस्थि मज्जा में ही बनता है। तो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सभी अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में बनेंगे। अस्थि मज्जा का मतलब आप समझते हैं क्या है, जो मीट खाने वाले होंगे वो अगर मीट खाएंगे जब, तो जो उसमें अस्थि होता है, अस्थि मतलब कि हड्डी, बोन, ठीक है, अस्थि के जो अंदर का जो होता है लसलसा पदार्थ, जैसे कि अस्थि होती है, हड्डी होती है, उसके अंदर खोखला होता है, जैसे इस कलम के अंदर खोखला होता है और इसके अंदर स्याही वगैरह भरा हुआ होता है। तो उसी प्रकार जो हड्डी होता है उसके अंदर खाली स्थान पाया जाता है। मीट खाने वाले उसको बहुत पसंद करते हैं, उनको वह चीज़ खाने में मज़ा आता है, तो मज़ा से हो गया मज्जा, अस्थि से हो गया वो हड्डी, तो क्या हो गया अस्थि मज्जा। ठीक है, वह जो अस्थि के अंदर का जो मीट खाते हैं सभी लोग, उससे क्या आता है, मज़ा, तो ये क्या हो गया अस्थि मज्जा। तो आप समझ गए ना, तो वो क्या हो गया अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो हम लोग जान गया कि आरबीसी का क्या हुआ, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, अंग्रेजी में कहे तो बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। क्या होता है, 20 से 120 दिन। तो आपको 20 दिन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 20 के स्थान पे कहीं कहीं 90 दिन दे देता है, तो 20 से 120 कहें चाहे 90 से 120 कहें, आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको केवल पूछेगा 120 दिन। ये पूछेगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। अब आगे हम चलते हैं। आरबीसी की मृत्यु यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, और प्लीहा जिसे स्प्लीन कहते हैं, और प्लीहा को एक चीज और कहते हैं, उसे कहते हैं तिल्ली। ध्यान दीजिएगा, चाहे इसे प्लीहा कहिए, चाहे इसे स्प्लीन कहिए, चाहे इसको तिल्ली कहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, लीवर, हिंदी में कहें तो यकृत, और प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली। जो प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली है, एक ही अंग का नाम है। तो क्या हो जाएगा कि प्लीहा में होती है। कभी कभी प्रश्न में पूछ देगा आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, और उसमें दे देगा प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन और ये सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग जान गए कि आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा और यकृत में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो जहाँ पे मृत्यु होगा वहीं तो कब्रिस्तान कहा जाएगा ना। तो क्या होता है, प्लीहा को ही, स्प्लीन को ही या तिल्ली को ही क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वहीं पर ये दफना दिया जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, प्लीहा आरबीसी का संग्रहण करती है। क्या करती है? प्लीहा या स्प्लीन आरबीसी का संग्रहण करती है, मतलब इकट्ठा करती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लीहा को क्या कहते हैं? पहले तो यहाँ पे कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का, दूसरा यहाँ पे ब्लड बैंक कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो बैंक में रुपए जमा करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? बैंक में जो रुपए जमा करते हैं वह बैंक क्या करता है? इकट्ठा करता है, और उसमें से जो नोट होता है वह जो कट गए हैं, फट गए हैं, चलने योग्य नहीं हैं, उनमें पूरा रंग लग गया है, चाहे जो भी बैंक का नियम है, जो बैंक के नियम के अनुसार जो नोट बैंक के नियम में उचित नहीं होगा, क्या किया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा और उसके स्थान पे नए नोट छाप दिए जाएंगे। उसी प्रकार जो प्लीहा होता है, तो प्लीहा में जब ब्लड इकट्ठा होता है अस्थि मज्जा से बनकर, अस्थि मज्जा से या बोन मैरो से जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ आता है? प्लीहा में। और जो शरीर में ब्लड दौड़ते हैं वो भी पहुँचते हैं कभी न कभी प्लीहा में। तो प्लीहा क्या करता है? वो सभी जो इकट्ठे आरबीसी हैं उनमें से जो आरबीसी अच्छे नहीं हैं उन्हें वहीं पर वो दफना देता है, उसकी नोटों की छटैया कर देता है। जैसे नोटों की छटैया होता है वैसे ही आरबीसी का क्या होता है? ये प्लीहा क्या करता है? छटैया कर देता है, और जो खराब होते हैं उन्हें कब्रिस्तान में वहीं पे दफना देता है, और जो अच्छे होते हैं वो शरीर में आगे की ओर दौड़ जाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। यदि ये संख्या दिया है, मान लीजिए महिलाओं में इतना आरबीसी, पुरुषों में, मनुष्य में इतना आरबीसी, पुरुषों में इतना आरबीसी, तो आरबीसी की संख्या को काउंट करने के लिए, अर्थात आरबीसी के गणना के लिए कोई ऐसी युक्ति होगी जिससे ये मालूम किया जाए कि आरबीसी कितना है। तो वह युक्ति का जो नाम है वह है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के माध्यम से आरबीसी की गणना की जाती है कि शरीर में कितने आरबीसी हैं। तो हीमोसाइटोमीटर से हमारे शरीर में कितने आरबीसी हैं उनकी गणना की जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेलवे वगैरह जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये सब प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का खोज किसने किया, आरबीसी का क्या कार्य है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है तो कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी का केंद्रक मौजूद होता है। ठीक है, आरबीसी में एक चीज़ और हम बता दें, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जो आरबीसी होता है उसके केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का जो केंद्रक नहीं होता है उस केंद्रक के स्थान पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं, इसको मत लिखिएगा। कि गर्भवती महिला के बच्चे में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछ देगा। तो हम लोग देखेंगे कि गर्भवती महिला के बच्चे में आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लीहा केवल कब्रिस्तान ही नहीं है, ब्लड बैंक ही नहीं है, यह पहले माँ के पेट में जो उपस्थित बच्चे होते हैं, जो पैदा नहीं हुए होते हैं, उनका ये ब्लड भी निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण भी करता है। तो देखिए ध्यान से, गर्भवती महिला के बच्चे में आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है, जबकि
बच्चे के जन्म के उपरांत आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मतलब कि जब हम लोग अपने माँ के पेट में थे तो हमारा ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा था? प्लीहा में, स्प्लीन में या तिल्ली में कह सकते हैं, और यकृत में। ठीक है, यकृत में। और जन्म जब हो गया, जब हम लोग अपने माँ के पेट से बाहर हो गए तो हमारा ब्लड कहाँ निर्माण हो रहा है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोन मैरो। अब हम लोग आगे देखेंगे। विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का आकार अलग अलग होता है। हर अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न जंतुओं में मतलब अलग अलग जंतुओं में अलग अलग आरबीसी का आकार होता है। ठीक है, किसी में अलग साइज का है, उसमें अलग साइज का है, उसमें अलग साइज का है। तो क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग बस एक ही चीज़ याद करते आ रहे हैं, चाहे जनरल नॉलेज हो, जीके हो, चाहे इतिहास हो, कि पहला प्रधानमंत्री कौन बना, पहला राष्ट्रपति कौन बना, या अंतिम पहला वायसराय कौन बना, अंतिम वायसराय कौन बना। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला और आखिरी हमेशा याद रखते हैं। तो इसमें भी हम लोग जब आरबीसी का अलग अलग साइज होगा तो मतलब कि हर एक आरबीसी का हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। इसमें हम लोग सबसे बड़ा आरबीसी का और सबसे छोटा आरबीसी का ही इसमें जिक्र करेंगे। तो आइए, तो विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का आकार अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग होता है, सब में अलग अलग होता है। और अब हम लोग ध्यान देंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी में, क्योंकि हम लोग को वही जानना है। तो हाथी में सबसे बड़ी, जबकि कस्तूरी मृग में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। तो आरबीसी के साइज हर जीव जंतुओं में अलग अलग पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा किस में पाया जाता है? हाथी में। और सबसे छोटा किस में पाया जाता है? कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग में सबसे छोटा और हाथी में सबसे बड़ा। ये ध्यान देने वाली बात है। आरबीसी का कार्य, आरबीसी क्या कार्य करता है, आरबीसी का क्या काम है? हम लोग कुछ आरबीसी का कार्य ऊपर देख चुके हैं और कुछ नीचे देखेंगे। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। तो आरबीसी क्या काम करता है? क्या काम करता है? श्वसन अंगों में से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम होता है। ये तो पहुंचा दिया, और फिर जब वहां से वापस आएगा तो क्या करेगा? तो वापस आएगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन पहुंचाना, और जब वापस आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाकर उसी श्वसन अंग में छोड़ देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आरबीसी का कार्य क्या होता है? वह ऑक्सीजन को प्रत्येक शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाता है, और उसके बाद वहां से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। और ध्यान दीजिएगा, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा है शरीर का तापमान नियंत्रित बनाए रखना, और यह शरीर का तापमान नियंत्रित बनाए रखता है। तो ये गर्मी भी पैदा करता है और शरीर को ठंडा भी करता है। ठीक है, ये नियंत्रित करता है। 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का तापमान होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस ही ये बनाए रखता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जानेंगे इसके आगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक अर्थात क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में जाने कि हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के केंद्रक में पाया जाता है वह क्या होता है, उसका क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। रक्त का लाल रंग इसी वर्णक के कारण होता है। जो हम लोग का ब्लड है जो रेड कलर का हो जाता है, तो क्या होता है, किसके कारण होता है? इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जैसे कि पेड़ पौधे हरे होते हैं हरित लवण के कारण,
क्लोरोफिल के कारण। तो इसी प्रकार हमारा ब्लड भी लाल होता है, रेड होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड हीमेटीन है। तो क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड पाया जाता है उसका नाम हीमेटीन है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो क्या करता है? जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। तो अतः रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा इसी रूप में होता है। तो हमारा जो आरबीसी था जो ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था, तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे कर रहा था? तो वह ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा इसी रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही कर रहा था। ठीक है। जैसे अब आप लोग देखिए HB का है, हीमोग्लोबिन है और 4O2 है। 4O2 मतलब आपके 4 ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। तो क्या होता है यहाँ? 4O2। तो 4O2 है तो ऑक्सीजन है, और ये हम लिख दिए हैं, ये देखिए ये हीमोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन है, और इससे क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिनोमीटर नामक उपकरण द्वारा हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। हीमोग्लोबिन के गणना के लिए एक उपकरण बनाया गया है जिसका नाम है हीमोग्लोबिनोमीटर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में रेलवे वगैरह में पूछेगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा किस उपकरण से चेक की जाती है, पता किया जाता है, तो हीमोग्लोबिनोमीटर। इसका नाम भी हीमोग्लोबिन से ही है, हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है। तो हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है। तो यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? हिंदी में रक्त क्षीणता, अल्पता भी इसे कहते हैं, और ये रक्त क्षीणता जिसे अंग्रेजी में एनीमिया रोग कहते हैं, एनीमिया रोग हो जाएगा। किसके कमी कारण? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन यदि कम हो जाएगा तो रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। मानव के शरीर में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब हम लोग जानेंगे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा मनुष्य की किस अवस्था में कितनी होनी चाहिए। तो जब वह नवजात शिशु होता है तो उसमें 14 से 9 होना चाहिए, और बच्चों में जो बच्चे 10 से 12 साल के हैं उसमें 12 से 14 होना चाहिए, पुरुष में 14 से 17 होना चाहिए, और महिलाओं में 13 से 15। तो पुरुष में मेल और महिला में फीमेल। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और क्या अच्छा लगा है इसके लिए आप कमेंट करें। धन्यवाद।